हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द ट्यूटेक इंस्टीट्यूट। होप आप सब बढ़िया होंगे और आपने हमारे पुराने लेक्चर्स भी देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आज उनकी बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको। आज का लेक्चर हम स्टडी नोट से पढ़ेंगे और आज हम चैप्टर कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हमने बेसिक प्रोसेस एंड लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग हमने कवर किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डेफिनेशन से, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस एंटिटी। ये डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ रखी है प्रीलिम बातों में। यहां पे पढ़ते हैं, एनी बिजनेस एंटरप्राइज वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। हर वो बिजनेस, हर वो शॉप, हर वो फैक्ट्री, हर वो कंपनी एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा, जहां पर चाहे वो प्रॉफिट के लिए हो या नॉट फॉर प्रॉफिट हो। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। बेटा अगर सिंगल ऑनर है किसी बिजनेस का तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। एंड पार्टनरशिप इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर दो या दो से ज्यादा पार्टनर हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म होगी। और एनी कंपनी जहां पर शेयर होल्डर्स ऑनर होते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये सब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस है। आपके आस पड़ोस में भी आपने देखा होगा, कोई शॉप है, कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है या कोई बिजनेस है, तो वो सब एग्जांपल्स हैं बिजनेस की। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखी हैं। कोई ज्वेलरी शॉप, कोई रेस्टोरेंट, स्वीट शॉप, ग्रोसरी शॉप, स्कूल कैंटीन, मेन सैलून, टेलर शॉप, कन्फेक्शनरी शॉप, ये सब क्या है? एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस, राइट। और हमने अकाउंटिंग में पहले दिन समझा था कि हर एक बिजनेस को एक पर्सन मानकर चलना है, आर्टिफिशियल पर्सन। यानी आज के बाद अगर कोई शॉप या कोई बिजनेस है तो उसे भी पर्सन मानना है। बट वो कौन सा पर्सन होगा? आर्टिफिशियल पर्सन होगा बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन। और ऑनर खुद तो एक पर्सन है ही है, राइट। ये सब हमने बातें प्रीलिम में पढ़ी हुई हैं। आइए नेक्स्ट हम, और आपके कोर्स में +1 के कोर्स में हम जो कवर्ड है वो सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर्ड है, तो इसलिए हम कोर्स में यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ ऑनर। एन ऑनर इज द इंडिविजुअल दैट प्रोवाइड्स मनी। यहां पर ऑनर का काम क्या है? बिजनेस में सिर्फ पैसा लगाना, ओनली इन्वेस्ट मनी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। और जो मनी इन्वेस्ट करेगा उसे हम बोलेंगे कैपिटल दी है। क्या बोलेंगे? कैपिटल वर्ड। एंड इंजॉय द प्रॉफिट। अगर बेटा इसने, ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो उसके बिजनेस में आने वाले प्रॉफिट का पर राइट भी किसका है? ऑनर का। और अगर प्रॉफिट का राइट है तो बेटा लॉस भी उसे ही बियर करना पड़ेगा। तो आइए जरा पढ़ते हैं। एन ऑनर इज द इंडिविजुअल that provides money in the form of capital and enjoy the profit and bears the financial risk and losses. Money invested by the owner in the business is termed as capital, right? तो ये था ऑनर, राइट। नेक्स्ट आ गया मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। हमने प्रीलिम में पढ़ा था कि बिजनेस जो है वो ऑनर से पैसा लेता है, और बिजनेस सारी ट्रांजैक्शन जो करता है बिजनेस के नाम पे होती है। अब हिसाब देने की जिम्मेवारी भी किसकी बनती है? बिजनेस की। और जो हिसाब बनाया जाएगा वो प्रेजेंट किसको किया जाएगा? ऑनर को, राइट। नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग या समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन। ये सीक्वेंस वाइज लिखे हुए बेटा। communicating the financial transaction of the business to the user for their decision making. बिजनेस क्या करता है? अकाउंट्स प्रिपेयर करवाता है और वो सारे किसको देता है? यूजर्स को। यूजर में बेटा बहुत सारे यूजर होते हैं,
सिर्फ एक ऑनर ही यूजर नहीं होता, हाँ ऑनर इज वन ऑफ दैट यूजर्स बिकॉज उसका पैसा है, राइट। तो अकाउंट्स जो है वो प्रेजेंट किए जाएंगे बाय द बिजनेस टू द यूजर ऑफ द अकाउंटिंग यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, राइट। इट इज नेक्स्ट आता है, इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड the language of business, it is also called the language of business, right. It ensures all monetary transactions are properly recorded to determine the profit and loss and financial position. अकाउंटिंग का पर्पस ही ये है कि हमें सारी जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड हो जाए और उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाए, राइट। नेक्स्ट आता है ल्यूका पैचियोली, He has written the first book on the double entry bookkeeping. ये बेटा एक्चुअल में कई बार ना एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, Who is the father of accounting information या अकाउंटिंग, राइट। तो ल्यूका पैचियोली इज द राइट आंसर। एक्चुअल में क्या है, He has written a book जिसमें उन्होंने डेबिट और क्रेडिट के बारे में बातें करी थी, तो वो आगे जाकर एवोल्यूशन में आकर तो उनका उससे अकाउंटिंग डेवलप हुई, तो यहां पर उसको फादर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी बोला जाता है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास बेटा प्रीलिम बातें, ये हमारे पुराने लेक्चर्स में कवर्ड है, मैं यहां पर एक बार रिपीट कर देता हूं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंटिटी, जो ऊपर पड़ा, इज अ पर्सन बट एन आर्टिफिशियल पर्सन। ऑनर एंड ऑर्गेनाइजेशन बोथ आर सेपरेट पर्सन, ऑनर और बिजनेस दोनों को आपने बेटा अलग लेकर चलना है। Owner only invest his money in the business and enjoy the profit and bear the losses. All the transactions are done in the name of business. Business के नाम पे ट्रांजैक्शन होगी। बेटा इस बात को मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको मेरा नाम है अंकुर डिंगरा और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है ट्यूटेक इंस्टीट्यूट। अगर आप ट्यूटेक से सर्विस ले रहे हो, राइट, तो आपको फी रिसीट किसके नाम पे मिलेगी? ऑब्वियसली बेटा ट्यूटेक इंस्टीट्यूट के नाम की मिलेगी, राइट। तो इसका मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो किसके नाम पे होंगी? ट्यूटेक इंस्टीट्यूट के नाम पे। तो कहने का मतलब है ऑल दी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होती हैं वो किसके नाम पर होती हैं? बिजनेस के नाम पे, राइट। नेक्स्ट आता है प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये जो बिजनेस है ना वो अकाउंट्स प्रिपेयर करके देता है यूजर्स को। अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑनर। अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। इस पर हमने कुछ एमसीक्यूज अपने ड्राफ्ट किए हैं, आइए उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। बेटा बताइए क्या था पहला स्टेप अकाउंटिंग? आइए जरा ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, रिकॉर्डिंग, नेक्स्ट है समराइजिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। बताइए बेटा क्या था? आइए जरा नोट्स में चलते हैं। यहां पर देखिए अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग। तो राइट आंसर क्या बनता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड टू बी साइंस, आर्ट, ए ऑप्शन साइंस, बी ऑप्शन आर्ट, बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस, नीदर आर्ट और नॉर अ साइंस। यहां पे हमने पढ़ा बेटा अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अकाउंटिंग। हु इज नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग? ल्यूका पैचियोली। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग इज ऑफन रेफर टू एज द लैंग्वेज ऑफ, लैंग्वेज ऑफ अभी पढ़ा था बेटा हमने, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये रहा, राइट, ये है बेटा लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, राइट। तो आइए जरा हमारा राइट आंसर क्या है यहां पे? अकाउंटिंग इज द नोन एज रेफर टू एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट आता है बेटा ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन, a transaction in an accounting refers to a business activity, any कोई भी business activity that includes exchange of goods and services, जिसमें goods and service का exchange हो for some consideration, उसके बदले में क्या मिल रहा है, right?
और एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव सम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कॉल्ड एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। बेटा हर एक ट्रांजेक्शन का ना एक एविडेंस डॉक्यूमेंट होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। आप परचेज करने जाते हो तो आपको उसका बिल मिलता है, आप सेल करते हो तो आप उसका इनवॉइस रेज करते हो, बिल रेज करते हो, आप बैंक में पैसा जमा कराते हो उसकी भी रिसीट आपको मिलती है, आप बैंक से विड्रॉ करते हो उसकी भी आपको पेमेंट स्लिप मिलती है, राइट। तो इसका मतलब आपके हर ट्रांजेक्शन का, हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का आपके पास एक रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी परचेजेस गुड्स, सेल्स गुड्स, पेड सैलरीज, रिसीव्ड पेमेंट ऑफ द कस्टमर एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है इवेंट्स। इवेंट्स आर द थिंग्स दैट हैपन इन और अराउंड द बिजनेस। बेटा इवेंट और ट्रांजेक्शन ना दोनों अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बोथ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन वो चीजें वो होती हैं, एक्टिविटीज जो लोग करते हैं। मैंने कुछ खरीदा, मैंने कुछ बेचा, जिसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व है। इवेंट्स वो होते हैं जो अपने आप होते हैं। दीज आर दी आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शन। मैंने गुड्स परचेज करी, ट्रांजैक्शन है। मैंने उन गुड्स को सेल कर दिया, वो भी ट्रांजैक्शन है। उसके अंदर से जो प्रॉफिट मिला, दैट इज इवेंट। इवेंट अपने आप होते हैं। इवेंट आर द थिंग्स दैट हैपन, यहां पर वर्ड लिखा हुआ है दैट हैपन इन और अराउंड द बिजनेस। एन इवेंट इज कंसिडर्ड टू बी फाइनल आउटकम और कॉन्सिक्वेंस ऑफ वन और मोर बिजनेस ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स। और इन दोनों का ना मॉनेटरी टर्म्स में होना बहुत जरूरी है, तभी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होंगी, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स, परचेज और ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड एनी मशीन, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। टाइप्स ऑफ इवेंट क्या है बेटा? इंटरनल, एक्सटर्नल, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, राइट। आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की। परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹1000। आप बताइए बेटा ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? बेटा गुड्स एक्सचेंज हो रही हैं और कुछ वैल्यू के लिए, तो डेफिनेटली पहली बात तो ये ट्रांजैक्शन है। नंबर टू, क्या ये फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है? अगर वैल्यू है तो सर ये फाइनेंशियल ही होगी। नेक्स्ट आ गया फ्लड डैमेज टू स्टॉक। बाढ़ आई, हमारा स्टॉक डैमेज हो गया। वेदर इट इज ट्रांजैक्शन और इवेंट, ये अपने आप हुआ है बेटा, तो ये इवेंट हुआ। वेदर इट हैज सम फाइनेंशियल इंपैक्ट और नॉट, फाइनेंशियल है। अगर तो बेटा स्टॉक की वैल्यूएशन या स्टॉक की कोई वैल्यू होगी, कितना स्टॉक डैमेज हुआ है, तो वो क्या है? फाइनेंशियल है, अदरवाइज नॉन फाइनेंशियल है। अगर फाइनेंशियल है तो रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होगा। परचेज ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शन है बेटा, और इसकी वैल्यू है तो कंप्यूटर रिकॉर्ड भी होगा और फाइनेंशियल नेचर का है। एम्प्लॉय ज्वाइनिंग अ कंपनी, एक एम्प्लॉय कंपनी को ज्वाइन किया, क्या ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? ये इवेंट है, बट इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू। आप बता सकते हैं क्या उसकी वैल्यू है? आंसर इज नो। तो ये इवेंट तो है बट नॉन फाइनेंशियल है, इसलिए इसको रिकॉर्ड भी नहीं किया जाएगा अकाउंटिंग में। अवार्ड, मेमेंटो गिवन टू द कंपनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कोई इवेंट रखा, वहां पर आपकी कंपनी को अवार्ड दिया गया, राइट। उस इवेंट में अवार्ड दिया गया, वो ट्रांजैक्शन हुई या इवेंट हुआ? वो ट्रांजैक्शन है, इवेंट भी बोल सकते हैं आप इसको, बट इसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी, राइट। तो ये नॉन फाइनेंशियल है, तो क्या ये रिकॉर्ड होगा? आंसर इज नो। नेक्स्ट आता है लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी ऑफ एन एम्प्लॉय। ये इवेंट है बेटा और नॉन फाइनेंशियल। किसी की लॉयल्टी, ऑनेस्टी को आप वैल्यूएशन नहीं लगा सकते, सो इट वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट। नेक्स्ट आता है बेटा ऑब्जेक्टिव्स। मेंटेनेंस, अकाउंट्स के बनाने के उद्देश्य क्या रहे? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हो रही हैं उनका रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी था, ताकि हम उन्हें भूल ना जाए, तो इसीलिए अकाउंटिंग एग्जिस्ट में आई। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर अकाउंटिंग होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करना हमें जरूरी है, राइट। शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितने प्रॉपर्टीज हैं, वो सब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। तो ये क्या है, कहां से हेल्प मिलती है बेटा? अकाउंटिंग से। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर। जितनी भी अकाउंटिंग हुई है वो सारी की सारी
कम्युनिकेट की जाएगी किसको? यूजर्स को, जिन जिन का भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है, राइट? तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। नेक्स्ट आ गया फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन। बेटा अकाउंट्स होंगे, हिसाब होंगे, तभी तो मैनेजमेंट डिसीजन ले पाएगी कि इस बिजनेस को आगे कैसे रन करना है, चलाना है, बंद करना है, या किस स्ट्रेटेजी से रन करना है आगे, राइट? तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग। लिमिटेशन मतलब उसकी कमियां या उसकी खामियां। पहला पॉइंट, इट कंसीडर्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बेटा अभी हमने ऊपर पढ़ा था ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस वर कंसीडर्ड फॉर द अकाउंटिंग पर्पस। कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स जो नॉन फाइनेंशियल है वुड नॉट बी कंसीडर्ड इन दी अकाउंटिंग। यही तो इसका लिमिटेशन बन गया कि इट कंसीडर्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कंसीडर ही नहीं करता। नेक्स्ट आता बेटा अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। एक्चुअल में क्या है, अकाउंटिंग में ना बहुत सारी अजम्पशंस ली जाती हैं, राइट? तो ये ना एग्जैक्ट तो हम इसे नहीं बोल सकते। अगर एक आपने गाड़ी खरीदी, फॉर एग्जाम्पल यू हैव परचेज्ड अ कार, कार की एक्चुअल लाइफ क्या है, डू यू नो? पता नहीं। क्या पता वो 4 साल चले, क्या पता वो 5 साल चले, क्या पता 10 साल चले, क्या पता 15 साल चले, राइट? बट अकाउंटिंग में कुछ तो फिक्स करके चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग में हमने उसके 10 साल ले लिए, राइट? बट एक्चुअल सिचुएशन कैन बी डिफर्ड, और 15 साल भी हो सकती है, 5 साल भी हो सकती है, ये तो उसके चलाने पर डिपेंड करता है, राइट? तो ये फुली एग्जैक्ट नहीं होती। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस। यही वाली बात तो आ गई दोबारा फिर से कि अकाउंटिंग में बहुत सारी अजम्पशंस ली होती हैं। इट नेक्स्ट आ गया इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्या ये अवार्ड मिलना, लॉयल्टी मिलना, ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन थी, क्या ये कंसीडर कर रहा है? आंसर इज नो, बिकॉज इट डज नॉट हैव फाइनेंशियल वैल्यू, राइट? नेक्स्ट आ गया इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। बेटा इस चीज को समझो, आपने एक गाड़ी खरीदी, आज से 4 साल पहले खरीदी थी 5 लाख में, राइट? और आज वो वही कार सेम मॉडल 7 लाख में मिल रहा है। आपने अगर 4 साल पहले खरीदी थी, 4 इयर्स अगो, आपकी बुक्स में उसकी वैल्यू क्या आ रही होगी? 5 लाख आ रही होगी या 7 लाख आ रही होगी? ऑब्वियसली बेटा 5 लाख आ रही होगी, 7 लाख नहीं आ रही होगी, चाहे उसकी आज जो मर्जी वैल्यू हो गई है, राइट? तो अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल, जो महंगाई बढ़ रही है उसको इग्नोर कर देता है। वो कहेगा भाई मेरे को तो 5 लाख में मिली थी, मैं तो 5 लाख की ही वैल्यू इसकी मानकर चलूं, राइट? नेक्स्ट आता है इट मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये क्वेश्चंस में भी आ जाता है और बच्चे को जनरली पता ही नहीं होता विंडो ड्रेसिंग का मीनिंग क्या है, राइट? समझना जरा। अब आता है हमारे पास विंडो ड्रेसिंग का पॉइंट। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग को तोड़ना या मरोड़ना। अकाउंटिंग में मैं कहीं पे भी या प्रॉफिट बढ़ा सकता हूं या घटा सकता हूं विद द हेल्प ऑफ, मेरे पास एक टूल है अजम्पशन। अब मैं एक चीज में कुछ अजम्पशन ले रहा हूं, राइट? तो अजम्पशन आर बेस्ड ऑन माय साइकोलॉजी, राइट? मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई मेरे बिजनेस में ये वाली चीज इतनी लाइफ है, राइट? जो चीज अजम्पशन बेस्ड है वो एग्जैक्ट तो होगी नहीं, तो इसका मतलब उस डेटा को कहीं पे भी अपनी अजम्पशन के हिसाब से तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसे ही विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। डेटा को, अकाउंटिंग डेटा को मैनिपुलेट करना, अपने हिसाब से उसको दिखाना, तो वो क्या है? विंडो ड्रेसिंग, राइट? तो अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, राइट? नेक्स्ट बेटा आता है हमारे पास प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये वैसे हम पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, अभी भी हमने पीछे पढ़ा था, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, राइट? आइए जरा इसको चार्ट की हेल्प से जरा समझते हैं। सबसे पहले बिजनेस में होता क्या है बेटा? जब भी कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते हैं, राइट? और उन सारे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर होता है, राइट?
सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो है ना, वो बेटा थॉट प्रोसेस है। थॉट प्रोसेस सर ये क्या है? आपके सामने बिल आया, आपके बिजनेस का नाम है, मान लीजिए बिजनेस का नाम है एबीसी एंड कंपनी, राइट? अब आपके पास बिल आए एबीसी, यहां पर एक्स का नाम है, यहां पर एबीसी का नाम है और यहां पर डी का नाम है, राइट? मुझे बताइए आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आपके बिजनेस के रिलेटेड कौन से आपके बिल्स हैं? ऑब्वियसली बेटा जिसके ऊपर आपके बिजनेस का नाम लिखा हुआ है, तो इसे ही आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस बोला गया। हम अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या किसी और के बिजनेस से है या किसी और पर्सनल नेम से है। तो जो भी बिल्स या कोई जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमारे बिजनेस के नेम पे होगा, हम सिर्फ उसे ही कंसीडर करेंगे, बाकियों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास स्टेप, वो भी अकाउंटिंग में मैंने चार्ट में नहीं लिखा हुआ बिकॉज वो भी एक थॉट प्रोसेस ही है, मेजरमेंट। ये भी जजमेंट और थॉट प्रोसेस है। आपके पास जो बिल आए हैं उनमें अगर आपके पास बिल की वैल्यू है, एबीसी के ऊपर के नाम पे बिल है और इट हैज सम वैल्यू, अगर तो बेटा उसकी कोई फाइनेंशियल वर्थ या उसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू है तो उसे मेजर किया जा सकता है, अदरवाइज उसे मेजर नहीं किया जा सकता, राइट? तो इसका मतलब मेजरमेंट भी आपका एक थॉट प्रोसेस है, उसमें आपने कुछ लिख के नहीं करना होता, राइट? उसके बाद आता है आपका नया नेक्स्ट स्टेप, रिकॉर्डिंग, जहां से मैंने चार्ट स्टार्ट किया, ये वाला फ्लो चार्ट। पहला प्रोसेस क्या है बेटा? रिकॉर्डिंग। मैं इसको पहला ही बोलूंगा बिकॉज अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन के बाद यहां से शुरू होता है रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है उनको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी होता है और ये काम किया जाता है रूल्स की हेल्प से। कैसे? रूल्स की हेल्प से। 3 रूल्स हैं बेटा, डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूं। यहां पर 3 रूल्स हैं, हम अपनी ट्रांजैक्शन को इन रूल्स की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में और उनको रिकॉर्ड किया जाता है एक बुक में। ये देखो मैंने बुक का आइकन लगा रखा है। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है जर्नल। बुक का नाम क्या है? जर्नल, JOURNAL, राइट? नेक्स्ट उसके बाद आता है यहां पर बेटा बुक सारी ट्रांजैक्शंस को डे बाय डे 1 बाय 1 करके रिकॉर्ड किया जाता है और ये काफी मोटी बुक्स होती। पहले अकाउंटिंग में एक्चुअल में क्या होता था, मैनुअल बुक्स होती थी, तो वहां पर अकाउंटिंग जो बुक क्या नाम जर्नल है जो, वो बहुत मोटी बुक होती थी, राइट? आजकल तो खैर अकाउंटिंग जो है वो कंप्यूटराइज्ड है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। बच्चे मैंने एक ना मिस्टर रमेश है, रमेश से मैंने जो ट्रांजैक्शन करी वो अप्रैल में करी, कुछ जून में करी, कुछ जुलाई में करी, कुछ नवंबर में करी, कुछ फेब में करी और कुछ मार्च में करी। अब मैं जो इनसे ट्रांजैक्शन की हैं मैं उसका एक जगह देखना चाहता हूं, क्या जर्नल मुझे हेल्प करेगी? नहीं हेल्प करेगी। वो क्यों? बिकॉज जर्नल जो होती है वो रिकॉर्ड होती है डे बाय डे और ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। मैंने अगर अप्रैल में ट्रांजैक्शन करी तो अप्रैल में उसकी एंट्री आ रही होगी रमेश के साथ, फिर जून में आएगी, फिर जुलाई में, नवंबर में, फेब में और मार्च में। तो मुझे एक जगह अकाउंटिंग जो जर्नल है वो एक जगह सारा हिसाब मिस्टर रमेश के साथ जो किया हुआ है वो नहीं देगी। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या बनाया? क्लासिफिकेशन प्रोसेस। क्या बनाया? क्लासिफिकेशन। इसमें बेटा एक और बुक तैयार की जाती है जो हमारी एक अकाउंट के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो सबको एक जगह लाकर इकट्ठा कर देती है। तो उस बुक को, उस प्रोसेस को बोला गया क्लासिफिकेशन। और इसमें ना बेटा 3 स्टेप्स होते हैं, इस बुक को तैयार करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। तो
और उस बुक का नाम क्या है? लेजर। आइए जरा समझते हैं। मान लीजिए मैंने मिस्टर रमेश से ट्रांजैक्शन करी है। जर्नल क्या है? उसको रिकॉर्ड करती है अलग अलग डेट्स पे, डेट वाइज। बट जो बेटा नेक्स्ट लेजर है ना, वो सारी एट वन प्लेस मेरे को सारी ट्रांजैक्शन दिखा देगी मिस्टर रमेश के साथ की हुई। तो इसका मतलब जर्नल से ही लेजर बनाई जाती है। बट लेजर का काम क्या है? सिर्फ जो हमारी जर्नल में अलग अलग जगह पर ट्रांजैक्शन है उसको एक अकाउंट से रिलेटेड है और उसको एक जगह पर लेकर आना, राइट? तो क्लासिफिकेशन, और इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। जब हम ग्रेजुअली इसको आगे बढ़ के समझेंगे ना तो मैं आपको ये स्टेप्स भी बताऊंगा, राइट? नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या था? ये हमारा रिकॉर्डिंग हो गया। नेक्स्ट था क्लासिफिकेशन, और ये जिस बुक में की जाती है उसका नाम है लेजर। और नेक्स्ट आ गया समराइजिंग। समराइजिंग क्या है बेटा? हाँ जी, समराइजिंग में क्या है? आपने कभी फाइनल मैच खेलने से पहले ट्रायल मैच खेला है? आंसर बहुत कॉमन आंसर है, यस, खेला होगा, राइट? हमारी टीम्स भी यही काम करती हैं। इसका फायदा क्या है? यहां पे भी ट्रायल बैलेंस बन रहा है। हम मैच फाइनल खेलने से पहले ट्रायल मैच खेलते हैं। वो क्यों? ताकि हम ये चेक करते हैं कि हमारी प्रैक्टिस कितनी है, जो अभी तक हमने प्रैक्टिस करी है क्या वो ठीक है, कहीं हमारी गलत तो नहीं। तो यहां पे भी एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। हमने लास्ट में पहुंचना था इस स्टेप पे, फाइनल बैलेंस शीट पे। उससे पहले एक ट्रायल बैलेंस बनाया जा रहा है ये चेक करने के लिए कि हमारी जर्नल और लेजर में जो हमने काम किया है क्या वो सही है। अगर इसका मैं एक आपको रफ सा फॉर्मेट देता हूं ट्रायल बैलेंस का, डेबिट और क्रेडिट, और यहां पे ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। अगर ये दोनों कॉलम, डेबिट और क्रेडिट कॉलम, मैच कर जाएं तो इसका मतलब हमने काफी हद तक हमारे जर्नल और लेजर ठीक है। अगर ये ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जर्नल और लेजर में कुछ गलती है। सर एक चीज बताइए। हाँ जी बेटा बोलिए। क्या ट्रायल बैलेंस में अगर मैच कर जाए ये दोनों, तो क्या हम 100% मान सकते हैं कि हमारी जर्नल और लेजर में एक भी गलती नहीं है? आंसर इज नो। बेटा ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं देता, ये आपको एक ये बता देता है कि आपके बहुत सारे एरर ऐसे हैं जो इसमें नहीं है, बट कुछ एरर्स ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस मैच कर देने के बाद भी हो सकते हैं, राइट? तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ फॉर द चेकिंग वेरिफिकेशन ऑफ द जर्नल एंड लेजर एक्यूरेसी। हालांकि ये बनाया इसीलिए जाता है कि इट इज, ताकि हम ये चेक कर पाए कि हमारे जर्नल और लेजर ठीक है या नहीं। इट इज प्रिपेयर्ड टू वेरीफाई द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ जर्नल एंड लेजर, राइट? ओके बेटा, तो ये प्रोसेस का नाम क्या था? समराइजिंग। और ये ना कभी बुक पे नहीं बनाया जाता, इसके लिए स्टेटमेंट लगती है, कुछ पेजेस पे ही हो जाता है। तो ये काम जो था वो बुक में हो रहा था, ये स्टेटमेंट फॉर्म पे हो रहा है। समरी है ना, समरी तो बुक पेजेस पे ही होती है बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास समराइजिंग। सर अभी तो समराइजिंग पढ़कर हटे हैं। हाँ बेटा, अभी सारा का सारा समराइजिंग में ही है, बट उसमें अलग अलग स्टेटमेंट्स बनती हैं। पहले बना ट्रायल बैलेंस, फिर बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर P&L, फिर लास्ट में जाकर बैलेंस शीट बनेगी। बट सबके पर्पज अलग अलग है। जैसे हमने यहां पर ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया था? टू वेरीफाई द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द जर्नल एंड लेजर। अब हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट हमें, मान लीजिए बच्चे, मैं एग्जांपल लेता हूं।
बेटा इनकम मेरी है 2000, राइट। मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो है 1600 के, राइट। अब आइए जरा मैं थोड़ा सा इसमें चेंज लाता हूं। इसमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से, 1000 रुपए के, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो प्रोडक्शन से तो नहीं रिलेटेड है बट हमारे बिजनेस की स्मूथ रनिंग के लिए, वो है 600। ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है? कहता आप इनकम उठाओ, राइट, उसमें से सिर्फ प्रोडक्शन वाले एक्सपेंसेस माइनस करो। क्या करो? सिर्फ सिर्फ प्रोडक्शन वाले। यानी ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो कहता है इनकम उठाओ 2000, उसमें सिर्फ 1000 रुपए ये वाले एक्सपेंसेस माइनस करो। कौन से वाले? सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड। तो हमारे पास एक प्रॉफिट फिगर आ गई, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करा तो 1000 रुपए प्रॉफिट आया, राइट। तो इस प्रॉफिट का नाम क्या रखा गया? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या रखा गया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो प्रोसेस समराइजिंग में ट्रेडिंग अकाउंट आ रहा है वो क्या करता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करके देता है। ये कहता है सारी इनकम में से सिर्फ वो वाले एक्सपेंसेस माइनस करो जिसमें जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। यानी 1000 रुपए प्रॉफिट दिखाता है और वो उसको कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, राइट। उसके बाद क्या आता है? एक्चुअल में हमारे 2000 में से सारे 1600 के एक्सपेंसेस माइनस होने चाहिए थे, तो मैंने सिर्फ अभी 1000 वाले एक्सपेंसेस ही माइनस करे हैं। यानी अभी मेरा पूरा का पूरा सही प्रॉफिट नहीं निकला। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी होती है? पी एंड एल अकाउंट, ये वाली बेटा। ये भी प्रोसेस का नाम क्या है? समराइजिंग। ट्रेडिंग अकाउंट एक बड़ा भाई है, पी एंड एल एक छोटा भाई है। ट्रेडिंग अकाउंट ने बोला कि मेरे पास इनकम थी 2000 की, उसमें प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस कितने थे? 1000 के, और मेरे पास जो जीपी आया है, ग्रॉस प्रॉफिट आया, वो 1000 का है। ये लो पकड़ो 1000 रुपए का जीपी। इसने क्या किया? जीपी ट्रांसफर कर दिया किसको? प्रॉफिट एंड लॉस को। उसके बाद पी एंड एल क्या करता है? पी एंड एल कहता है उस 1000 में से मुझे फर्दर 600 के एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, राइट। तो अब आया करेक्ट प्रॉफिट। ये देखो बेटा, पहले 2000 की इनकम थी, 1600 के टोटल एक्सपेंसेस थे, एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट कितना आना चाहिए था? 400। तो सही प्रॉफिट यहां पर निकला। इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। इसका मतलब जो ट्रेडिंग है वो सारे एक्सपेंसेस माइनस नहीं करता, वो सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस करता है, और जो प्रॉफिट निकल कर आता है उसे ग्रॉस वर्ड दिया जाता है, और वही ग्रॉस प्रॉफिट आगे पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है। उसमें से बाकी अदर एक्सपेंसेस जो हैं, जो बिजनेस के स्मूथ रनिंग के लिए हैं, वो वाले एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाते हैं, और जो नेट प्रॉफिट निकाला जाता है उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट, राइट। तो इसका मतलब ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट देता है, ये हमें नेट प्रॉफिट देता है। अब आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। हाँ जी, नेक्स्ट है बेटा बैलेंस शीट। ये भी एक लास्ट प्रोसेस है हमारी समराइजिंग का। समराइजिंग में लास्ट में होता क्या बेटा? एक्चुअल में ट्रेडिंग और पी एंड एल ने क्या किया? हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बताया। ये दोनों क्या थी? हमारी परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। ये क्या थी? परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, राइट। ये क्या है? हमारी पोजीशन स्टेटमेंट, कि आज बिजनेस के हाथ में क्या क्या है, कितनी प्रॉपर्टीज इसके हाथ में है, राइट। तो लास्ट में बैलेंस शीट बनाई जाती है। ये भी हमारी स्टेटमेंट है, और इसमें हमें हम देखते हैं कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स, कितनी लायबिलिटीज हैं, और ये पोजीशन क्या है बिजनेस की, राइट। तो ये काम भी हमारा कहां पे होता है? स्टेटमेंट फॉर्म में। इसका मतलब ये सबसे पहला प्रोसेस स्टेप क्या था? जर्नल, फिर लेजर बनी, फिर ट्रायल बैलेंस बना, फिर उसके बाद क्या आया? ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल और बैलेंस शीट, राइट। ये सब काम, ये चारों, ये मैं एक अगर नंबर डाल दूं 1 2 3 4 5 6,
जो 3, 4, 5, 6 है ना, ये सब समराइजिंग का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? समराइजिंग। प्रोसेस का नाम क्या है? समराइजिंग। अब यहां पे एक और बात बेटा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझनी, वो क्या है? वो है हमारे पास बेटा ये जो स्टेप्स हैं, पहले रिकॉर्डिंग, जर्नल, क्लासिफिकेशन, लेजर और ट्रायल बैलेंस, यानी 1, 2, 3। ये बेटा ये स्टेप्स, ये जो प्रोसेस है ना, ये इतना वाला, इसको हम एक नाम देंगे बुक कीपिंग का। क्या नाम देंगे? बुक कीपिंग। सर बुक कीपिंग कुछ पहचाना सा लग रहा है, बुक बुक की बात अभी आपने करी थी। यस बेटा ये रही, यानी जर्नल भी एक बुक है, लेजर भी एक बुक है। सर ट्रायल बैलेंस तो बुक नहीं है, वो तो एक स्टेटमेंट है। बेटा ये बनाया गया किस लिए? अकाउंट, जर्नल और लेजर की वेरिफिकेशन के लिए, अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए। तो इसीलिए इसको भी बुक कीपिंग के अंदर ही कवर कर दिया गया। तो इस तीनों स्टेप, इन तीनों स्टेप्स को हमने किस में कवर किया? बुक कीपिंग में। सर अगर ये तीनों स्टेप्स कवर हो गए हैं तो डेफिनेटली ये भी कवर होंगे। हाँ जी बेटा ये भी कवर होंगे। यहां पर जब पहले 3 स्टेप हुए, ये था बुक कीपिंग का पार्ट, और यहां से शुरू हो गया अकाउंटिंग। क्या शुरू हुआ? अकाउंटिंग। इसका मतलब 4, 5, 6 दीज ऑल आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, राइट? तो बुक कीपिंग यहां तक थी, अकाउंटिंग जहां से शुरू होकर यहां तक थी। तो अकाउंटिंग वहां पर शुरू हुई जहां पर बुक कीपिंग खत्म हुई, राइट? तो आज हमने एक बार क्या सीखा? वैसे तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझा, ऑनर का समझा, अकाउंटिंग अकाउंट्स क्या होते हैं, फिर हमने ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के बारे में समझा, फिर हमने लिमिटेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, एडवांटेज प्रोसेस के बारे में पढ़ा, और प्रोसेस को हमने चार्ट की हेल्प से समझा, राइट? जिसमें ट्रांजैक्शन और इवेंट से रिकॉर्डिंग प्रोसेस था, जर्नल बुक थी, लेजर थी, ट्रायल बैलेंस, और इस पार्ट को हमने क्या बोला? बुक कीपिंग। और फिर आता है अकाउंटिंग, पढ़ा हमने, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, राइट? तो ये हमारा था आज का लेक्चर। इसको बेटा एक बार अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट इसकी जो क्लास होगी वो इसी पर बेस्ड होगी, तो इसीलिए प्लीज आप जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं उनको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।